हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ड्यूका इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी क्लास 12th का हम अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो दोस्तों, क्लास 12th में आपके पेपर नजदीक आ रहे हैं और आपको भी टेंशन हो रही होगी कि किस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आप कैसे समझोगे। देखो, ये जो टॉपिक है ना कोऑर्डिनेशन का, इसका मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। उस टॉपिक से श्योर शॉर्ट 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। ये टॉपिक आपके लिए 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट वाले बच्चों के लिए भी सेम वे में इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला टॉपिक। ठीक है, तो हमने इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया था, अपनी लेक्चर अवेलेबल है, आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने आपको बताया था। आज हम इसके एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में समझने वाले हैं। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास समझने के लिए कि व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास क्या होता है, एक मेटल होता है और एक लाइगेंड होता है, और मेटल और लाइगेंड के बीच में बॉन्ड बनते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेटल होता है और एक लाइगेंड होता है, और मेटल और लाइगेंड के बीच में बॉन्ड होता है। तो मान लो कि मेरे पास ये एक मेटल है। यदि ये मेरे पास मेटल है और यहाँ पे मेरे पास लाइगेंड है, तो मेटल एक्ट एज अ एसिड। मेटल हमारा एसिड की तरह एक्ट करेगा और लाइगेंड हमारा बेस की तरह एक्ट करेगा, लुईस एसिड लुईस बेस। बिकॉज लुईस ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे दैट इज कॉल्ड मेटल, और जो डोनेट करे दैट इज कॉल्ड बेस। तो यहाँ पर क्या होगी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होगी, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होगी फ्रॉम लाइगेंड टू द मेटल, फ्रॉम बेस टू द एसिड, है ना, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थ्रू, ये हमारा कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। दिस इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बेसिक आपको मैंने समझाया। अब चलो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि हमने अब तक जितने भी इक्वेशन पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल डी ब्लॉक के जो अपने एलिमेंट है ना, उसको हम लिखते हैं कुछ। जैसे मान लो स्कैंडियम है हमारा, टाइटेनियम है, वैनिडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, ठीक है? तो एटॉम, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, जो मेरा स्कैंडियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 21, टाइटेनियम का 22 होता है, वैनिडियम का 23 होता है, क्रोमियम का 24 होता है, मैंगनीज का 25 है, आयरन का क्या है 26 है, कोबाल्ट का 27 है, निकेल का 28 है, कॉपर का 29 है, और जिंक का क्या है दोस्तों 30 है। ये हमारे सारे क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ये सारे इसके एटॉमिक नंबर है, याद होना चाहिए। 21 is scandium, then titanium, then vanadium, then chromium, then manganese, then iron, then cobalt, then nickel, then copper, then zinc। अब देखो, आपने एक बार इसके सारे एटॉमिक नंबर को जान लिया, तो जानने वाली बात यहाँ पर यह है कि हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि भाई आपने जितने भी एलिमेंट लिखे हैं ना, उस एलिमेंट को आप इलेक्ट्रॉनिकली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहोगे। चलो ट्राई करते हैं। जैसे पहला मेरा स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम होता है अपना 3d4s, तो 4s2 3d1। ठीक है, इसको आप 4s2 3d1 लिखोगे, बट मैंने ऐसे इसलिए लिखा है बिकॉज सेल वाइज लिखा है, थर्ड सेल देन फोर्थ सेल, इस तरीके। ठीक है, उसके बाद हमारा है टाइटेनियम 3d2 4s2। उसके बाद हमारा है वैनिडियम 3d3 4s23 होता है एटॉमिक नंबर। उसके बाद हमारा है क्रोमियम। आप सबको यदि क्लास 12th में याद होगा, तो मान लो आपने क्रोमियम को लिखा 3d4 4s1, तो 12th में, क्लास 11th में आपको याद होगा, आप इसमें, सॉरी 4s2, क्लास 12th में आपको याद होगा कि आप इसमें 11th में, कि इस तरीके से ना ये नहीं होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डी पे आता है ताकि हाफ फिल डी हो जाए, दैट इज 3d5 4s1। दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन।
3d5 4s1, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मैंगनीज का, तो मैंगनीज का है दोस्तों 3d5 4s2, ठीक है। उसके बाद आता है अपना आयरन, और आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है यहाँ पर 3d6 4s2। देखो 4s में हर जगह 2 है, केवल क्रोमियम जो कि हमारा सिमेट्रिकल एक्सेप्शन है, बाकी हर जगह डी में आप 1 2 3 4 5 6 बढ़ाते जा रहे हो। देन हमारा आता है अगेन कोबाल्ट का, और कोबाल्ट का क्या होता है दोस्तों, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन है 3d7 4s2 27। देन हमारा आता है निकेल का, और निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2। अगेन कॉपर भी हमारा एक एक्सेप्शन है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d10 4s1। 3d9 4s2 होना चाहिए था, बट इसमें 3d10 बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल कंडीशंस। और जिंक का तो आसान है, जिंक का क्या होता है दोस्तों, जिंक का होता है 3d10 4s2। क्या आपको सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, है ना, निकेल, कॉपर, जिंक। कुछ नहीं करना आपको, 3d4s 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 3d4s, 4s में हर जगह 2 आएगा एक्सेप्ट क्रोमियम एंड कॉपर, और फिर डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर देख लो आप, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, वैनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैंगनीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, कॉपर का 29 एंड जिंक का 38। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं कि हम किस तरीके से ना इसकी हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं कि कैसे लिखेंगे। इसमें से एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जी हमारे पास यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, हमारे पास इफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा, ये कर लेंगे पेयर अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड क्या करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप कर लेंगे। इसका क्या मतलब है सर, अभी समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू, ताकि आपका क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। और यदि हमारे पास वीक फील्ड लाइगेंड है, तो वीक फील्ड लाइगेंड क्या करेंगे, नहीं कर सकते पेयर, कैन नॉट पेयर अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड पेयर कर लेते हैं, वीक फील्ड लाइगेंड पेयर नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड एंड वीक फील्ड लाइगेंड के बाद हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि आपके पास यदि कोई क्वेश्चन गिवन होगा, तो आप किस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन को निकालोगे। तो सपोज करो हमने एक क्वेश्चन लिया है FeF6 3-, सपोज करो अपना ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसका हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, है ना। FeF6 3- का क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ठीक है। तीसरी चीज, बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमें निकालनी है, एक एक करके हम इसको समझेंगे, हम एग्जांपल के थ्रू समझना चाहते हैं, ठीक है, ताकि अपने दिमाग में आए कि क्या किया मैंने। और धीरे धीरे मैं आपको इसका ना थ्योरीज भी बताते जाऊंगा साथ साथ, यदि मुझे कुछ लगेगा कि आपको बताना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे हमारे पास आयरन है, और आयरन जो है हमारा वो क्या होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, और 26 का मतलब है 3d6 4s2। यहाँ पर देखो, आयरन इज 26 एंड 26 इज 3d6 4s2। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, 3d6 एंड 4s2। यहाँ पर आप क्या पुट करने वाले हो, 3d6 4s2। ये हमारा आयरन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बट यहाँ पे आयरन हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आयरन का, देखो FeF6 3- में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू Fe+3 है, बिकॉज F की -1 होती है। याद करो मैंने बताया था, चार्ज ऑन द ब्रैकेट माइनस टोटल चार्ज ऑन द लिगेंड। चार्ज ऑन द ब्रैकेट कितना है, -3, माइनस टोटल चार्ज ऑन द लिगेंड, -6, -3 +6 = +3। आई होप इसको तो पता होगा आपको, यहाँ पर Fe क्या है दोस्तों, +3 के अंदर है। ये तो बहुत आसान है। इसका मतलब क्या है, यहां से आप क्या निकालोगे, Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन।
तो यानी कि Fe से 3 इलेक्ट्रॉन आप बाहर कर रहे हो, तो S से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंड अगेन D से 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दैट इज 3d5 4s0। समझ में आ गया आपको? चलो, अब यानी अब इसको यदि मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं इस तरीके से, तो समझो मेरे पास 3d है, मेरे पास 4s है, मेरे पास 4p है और मेरे पास 4d है। तो 3d के अंदर भाई, d के अंदर अपने 5 ऑर्बिटल होते हैं, s के अंदर अपने 2 ऑर्बिटल होते हैं, मतलब 1 ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और p के अंदर अपने 3 होते हैं, और d के अंदर अपने अगेन 5 होते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखो, इसने कॉन्फ़िगरेशन में क्या बोला है कि मुझे 3d5 4s0 की लिखनी है, तो मैंने भाई 3d5 की बना दी, 1 2 3 4 5, यही होगी। और 4s में कितना है अपना, 0 इलेक्ट्रॉन है, इसके हिसाब से मतलब ये मैंने बनाया है Fe+3 का। अब देखो, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो यहां से समझो आप इस बात को, कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन आइदर sp3d2 हो सकती है या फिर d2sp3 हो सकती है। कहने का मतलब है कि यहां पर जो हमने लिखा है ना, sp3d2 का मतलब है sp3d2, मतलब कि आपने बाहर वाला 4 वाला डी लिया है, और d2sp3 का मतलब है ये वाला, यानी कि 3 वाला मैंने डी लिया है, समझा? sp3d2 का मतलब है बाहर वाला डी लिया है, 4 वाला डी लिया है, और d2sp3 का अंदर वाला लिया, इनर ऑर्बिटल लिया है। तो यहां पर इसकी वजह से क्या होगा, sp3d2 का मतलब है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसका मतलब है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गई आप लोगों को चीजें? ठीक है, तो अब देखिए यहां पे हमने क्या बनाया, 3d 4s 4p 4d, और हमने Fe+3 का बना दिया जिसमें 3d5 है 4s0 है। तो भाई ऐसा है कि यदि मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होना तो पेयर कर लेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो एफ का मतलब क्या है, हेलोजन जो होता है ना अपना, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड नहीं होता है, वीक फील्ड लाइगेंड होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे समझ में आएगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है? इसका ना एक चार्ट दे रखा है, एक ऑर्डर दे रखा है एनसीईआरटी में, उसको देख सकते हो आप। बट शॉर्टकट में बता देता हूं, एक टर्म याद रखो, सीनॉक्स। यानी कि यदि कार्बन यदि कार्बन नाइट्रोजन डोनर साइट है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। यदि कार्बन नाइट्रोजन डोनर साइट है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, और यदि ऑक्सीजन एंड हेलोजन डोनर साइट है तो वो वीक फील्ड लाइगेंड है। कार्बन नाइट्रोजन डोनर साइट हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, और ऑक्सीजन हेलोजन डोनर साइट हो तो वीक फील्ड लाइगेंड, याद रखना। तो यहां पर हमारे पास क्या है, डोनर साइट एफ है, मतलब कि वीक फील्ड लाइगेंड है हमारे पास, हेलोजन याद है, सी नॉक्स। ठीक है, तो वीक फील्ड लाइगेंड का मतलब है पेयर नहीं कर सकता, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना पेयर नहीं हो सकते। तो भाई अंदर वाला डी तो आएगा ही नहीं, यानी बाहर वाला डी आएगा, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो या तो sp3d2 होगा या फिर d2sp3 होगा। अंदर वाला डी तो आएगा नहीं, बिकॉज खाली ही नहीं है डी ऑर्बिटल, तो बाहर वाला डी लिखेंगे। दैट मीन्स यहां पर ये वाला आएगा, दैट इज sp3d2। ये अपनी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, यहां पर एक आ जाएगा, यहाँ पर हमारा एफ आ जाएगा, यहाँ पर अगेन एफ आ जाएगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, किसी को डाउट हो तो एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना ये मेटल के ऑर्बिटल में। ठीक है, तो दिस इज sp3d2। तो हमने यहां से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, पहला क्वेश्चन हमारा। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? हाँ जी सर, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ना, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि प्रेजेंट है, यदि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक है। और यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो इसका मतलब वो डायामैग्नेटिक है। ये याद रखना आप। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है। अच्छा,
एक टर्म आता है अपना मैग्नेटिक मोमेंट का। तो मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, 4 मैग्नेटॉन यूनिट होती है इसकी। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, एन की वैल्यू यहां पर क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, वेर एन इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोर मैग्नेटॉन इज द यूनिट ऑफ। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर हमने एन की वैल्यू कितनी डाली है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 डाली है। कितनी डाली है, 5 डाली है। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हो जाएगी हमारे पास, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, दैट इज अंडर रूट 5 इंटू 5 प्लस टू, दैट इज रूट 35, फोर मैग्नेटॉन। क्या आपको चीज समझ में आई? यहाँ पे हमने मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल लिया, यहाँ पर हमने क्या करा, मैग्नेटिक मोमेंट भी आराम से निकाल लिया है। ठीक है दोस्तों, समझो कि क्या किया मैंने यहाँ पे। मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर क्या है, रूट 35, बीएम इज द यूनिट, बोर मैग्नेटॉन। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। समझ में आया? कोई क्लियर है यहाँ तक? तो दिस इज द एक्चुअल जिसमें आप क्या कर रहे हो, मैग्नेटिज्म बिहेवियर को समझना चाहते हो। तो हमसे कोई पूछे कि यार Fe(F6) 3 माइनस की हाइब्रिडेशन कितनी होगी, तो मैंने बोला sp3d2, ऑटो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और पैरामैग्नेटिक है और मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट 35 है। सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक है। दोबारा समझाता हूँ, हमारे पास Fe(F6) 3 माइनस था, हमें उसमें हाइब्रिडेशन निकालना था और मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले Fe आयरन, एटॉमिक नंबर 26, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। तो हमने क्या करा, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली 3d6 4s2, 26 मतलब 3d6 4s2। यहां पर आयरन Fe(F6) 3 माइनस में +3 के ऑक्सीजन स्टेट में है, ये निकालना आपको आना चाहिए। तो Fe+3 कितना होगा, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे, पहले S से 2 जाएगा फिर D से 1 जाएगा, दैट इज 3d5 4s0। अब आपने एक बार Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया, तो आप Fe+3 को लिख दो इस तरीके से, ये Fe+3 में 3d5 है, 4s 0 है, अब S में चला गया तो 4p 4d भी तो होगा ही, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बट सेल तो रहेगा ही। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास F का मतलब है कि वीक फील्ड लिगेंड है। याद है सीनॉक्स बताया अभी आपको कुछ देर पहले आपको मैंने क्या सिखाया कि भाई वीक फील्ड लिगेंड देखने के लिए आप क्या पुट करोगे, यदि मेरे पास कार्बन नाइट्रोजन डोनर साइट है लिगेंड का तो स्ट्रांग है और ऑक्सीजन हेलोजन है तो वीक है। तो यहाँ पर एफ का मतलब है हेलोजन है, हेलोजन का मतलब वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसको ये पेयर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। अंदर में तो भरा हुआ है तो अंदर का डी जाएगा नहीं, हम बाहर का डी लेंगे, दैट इज sp3d2। तो हमने सारे एफ को यहाँ भर देंगे। अब हमसे पूछे कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, तो देखो यार 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है, ये जो है हमारा पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, जिसमें से एन क्या है मेरा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 5 है, तो अंडर रूट 5 इंटू 5 प्लस टू, रूट 35 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक केस लिया, अब हमने दूसरा केस लेके समझाता हूँ आपको, इन दोनों केस से आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे डील करना है। केस 2 है हमारा, फाइंड दी हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ FeCN6 3 माइनस। अब इसको समझते हैं, FeCN6 3 माइनस को, इसका मतलब क्या है, FeCN6 3 माइनस। FeCN6 3 माइनस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मेरे पास आयरन है जिसका कि एटॉमिक नंबर 26 है, तो 3d6 4s2 तो सर होगा ही। बट यहाँ पे आयरन की ऑक्सीजन स्टेट की वैल्यू भी +3 है। क्यों +3 है, बिकॉज Cn पे चार्ज कितना है, -1। तो चार्ज ऑन द ब्रैकेट दैट इज -3 माइनस टोटल चार्ज ऑन द लिगेंड, एक Cn पे -1 तो 6 Cn पे -6।
तो यहाँ पे -3 + 6 = +3। यहाँ पर Fe क्या है अपना +3 में, यहाँ पर भी है। समझ में आ गया सबको कैसे किया मैंने? ठीक है। तो Fe +3 में है यहाँ पर। Fe +3 का क्या होगा स्टेट? +3। Fe +3 +3 में 3 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो तो 3d5 4s0, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, दैट इज 3d5 4s0। तो डाउट है? चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। Fe +3 का मतलब 3d5 4s0, दैट्स इट। चलो, यानी कि हम क्या करेंगे, Fe +3 को लिखेंगे 3d5 4s0 को, यानी कि 3d में कितने हैं? 3d 4s 4p 4d। ये अपना क्या है? 3d है। ये अपना क्या है? 4s है। ये अपना क्या है? 4p है। ये अपना क्या है? 4d है। अब हमारे पास क्या है? 3d5 4s0। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3d में 5 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5। अब हम देखो, Cn है मेरे पास, लाइगेंड क्या है? Cn है। तो Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है? कैसे डिसाइड करेंगे? मैंने क्या आपको सिखाया था? स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड कैसे डिसाइड करते हैं? यदि कार्बन नाइट्रोजन डोनर साइट हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा। तो Cn का मतलब है C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसपे C पे निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, मतलब कार्बन डोनर साइट है। और कार्बन डोनर साइट हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, दैट इज की SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। इसका मतलब यदि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो पेयर कर लेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। क्या करेगा? पेयर अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड क्या करता है दोस्तों? पेयर्ड कर लेता है। तो ये क्या करेगा? पेयर्ड कर लेगा। तो यहां से क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को ये पेयर्ड अप कर देंगे। पेयर्ड का मतलब है ये जो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, इसमें से 2 पेयर्ड होकर इधर आ जाएंगे। मतलब कि मैं आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूं, पेयरिंग। चाहता तो मैं इसमें ही कर देता, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने दोबारा लिखा है। ठीक है दोस्तों, बहुत सरल शब्दों में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा एक्सप्लेनेशन जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इसलिए आसानी से देखते जाइए। तो इसका मतलब मैंने क्या करा, यहाँ पे पेयर्ड कर दिया, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होके इधर आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। अब समझा मैंने पेयर्ड कैसे करा? इस दोनों को यहाँ पेयर्ड कर दिया, तो पेयर ऑफ दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही आप पेयर करोगे ना, आपको एक चीज दिख जाएगी कि अंदर वाला डी खाली हो गया। दैट मीन्स 3d जो है हमारा, उसके 2 ऑर्बिटल खाली है। तो मैंने क्या बोला? यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यदि अपना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, क्या हो सकती है? आइदर sp3d2 हो सकता है या फिर d2sp3 हो सकता है। अब हम जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड डाल रहे हैं इस पे, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड डालने पर क्या हो रहा है? पेयर्ड कर ले रहा है। दैट मीन्स कि अंदर वाला डी अब खाली हो गया। अब जैसे ही आप अंदर वाले डी को खाली करोगे ना, तो दैट मीन्स कि यहां पर जो है हमारा ये D2sp3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? D2sp3। देखो ध्यान से, 2d तो D2, 1s और 3p, तो D2sp3 आ जाएगा। तो हाइब्रिडेशन इसकी कितनी हो जाएगी? D2sp3। ठीक है? तो CN जो है हमारा, इस तरीके से यहाँ पे जो है सारे के सारे बॉन्ड बनाएगा। एक CN यहाँ आएगा, एक मतलब CN 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेगा, फिर यहाँ डालेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज एक्चुअली D2sp3। चलो, अब एक चीज और ध्यान से देखो कि भाई इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगी। ठीक है, वो भी समझते हैं हम। ठीक, अब इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर को समझते हैं। अब एक बात बताओ, क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है? भाई मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल सर, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है? पैरा मैग्नेट। समझ में आया? अगेन, क्या इलेक्ट्रॉन पेयर कर दिए हमने? जब इलेक्ट्रॉन हमने पेयर कर दिए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे क्या आगे पेयर्ड अप हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर था तो हमने उसको पैरामैग्नेटिक डाल दिया।
अब यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट तो हम निकाल सकते हैं, वो क्या होगी अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू। फॉर्मूला तो यही होता है, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, जहां पे एन क्या है मेरा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? एक। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन। इसका मतलब अंडर रूट वन इंटू वन प्लस टू, इसका मतलब रूट थ्री आपका हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटॉन। समझ में आया? हमने इस तरीके से Fe(CN6) 3 का हाइब्रिडेशन निकाल लिया, D2sp3 outer orbital complex and √3 is the magnetic moment and paramagnetic is the magnetic behavior। ठीक है, समझा? सॉरी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज अंदर वाला डी लिया है ना, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था। समझ में आया? आप, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, हम क्या समझना चाह रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, धन्यवाद। आप ध्यान से देखिए इस चीज को, एक एक चीज मैंने आपको बताई है। वीबीटी का कॉन्सेप्ट आपको समझाया है कि वीबीटी में आप क्या देखते हो, मेटल और लाइगेंड के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जिसमें से मेटल लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है और लाइगेंड बेस की तरह एक्ट करता है। लाइगेंड डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन मेटल को, है ना, अनइक्वल शेयरिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा। कुछ नहीं है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, 3d1 4s2। टाइटेनियम का 22 है, 3d2 4s2। 23 3d3 4s2। 24 3d, ठीक है, 5 4s1। देखा पूरा क्या इसका सिमेट्रिकल की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। 25 3d5 4s2। 26 3d6 4s2। 27 3d7 4s2। 28 3d8 4s2। 29 3d10 4s1। 30 3d10 4s2। हमने सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4 बार 5 बार लिख के इसको समझ लो, बिकॉज इससे वीबीटी बनेंगे। अब हम दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। पहली चीज क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड पेयर कर लेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, और वीक फील्ड लाइगेंड पेयर नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल सी नॉक्स हमने फॉर्मूला बनाया था, जिसमें से कार्बन नाइट्रोजन डोनर साइट हो लाइगेंड के अंदर तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, और ऑक्सीजन हेलोजन है तो वीक होगा। जैसे FCl क्या है मेरा, वीक फील्ड लाइगेंड है, बिकॉज ये क्या है हमारा, डोनेट कर रहा है ना, हेलोजन, तो वीक फील्ड लाइगेंड हो गया। उसके बाद हमने देखा था कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो या तो sp3d2 होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाहर वाला डी आएगा, या फिर D2sp3 होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझते हैं इसको एक चीज से। और हमने देखा था पेयर्ड अप, पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड होंगे तो पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू करके, यहाँ पे एन मेरा क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। मैं दोबारा से आपको ये रिवीजन करवा दे रहा हूँ क्या क्या कराया मैंने, ठीक है। अगेन हमने एक एग्जांपल लिया था Fe(F6) 3 सबसे पहला क्या था, आयरन लिया मैंने, इसमें 26 है तो मैंने 3d6 4s2 सिखा दिया मैंने पहले आपको। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 है, तो +3 कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर करो, 3d से एक और 4s से, पहले 4s से जाएंगे दो, फिर 3d से जाएंगे, तो 3d5 4s0 आ जाएगा, है ना, 26 के लिए, है ना। Fe+3 के लिए कितना होगा, सॉरी 20, ठीक है, 3 के लिए। Fe+3 का कितना हो जाएगा, 3d5 4s0। हमने Fe+3 का 3d में 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 1 2 3 4 5। हमने 4s में कुछ भी नहीं है, 4p में कुछ भी नहीं है, 4d में कुछ भी नहीं है। अब हमने क्या देखा कि भाई F जो है मेरा, वो वीक फील्ड लाइगेंड है, क्योंकि हेलोजन है, तो हम इसको पेयर नहीं कर सकते, तो इधर वाला पेयर नहीं होगा 3d वाला, मतलब केवल बाहर वाला बचा, दैट इज sp3d2, दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या है ये, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब हमने क्या देखा कि भाई इसमें ना 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जहां कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, जहां पे एन मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है अंडर रूट 5 इंटू 5 + 2, दैट इज √35 इज द आंसर। अगेन केस 2 लेते हैं हम, हमें Fe(CN6) 3 का निकालना है। सेम प्रोसेस है, आयरन 26 का मैंने ले लिया, 3d6 4s2 +3 में है, तो 3d5 4s0। हमने सिमिलरली इसको बना दिया 3d5 4s0 को। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास Cn- है लाइगेंड। Cn- का मतलब है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, क्योंकि कार्बन डोनर साइट है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है मतलब पेयर कर लेगा, मतलब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होके इन दोनों के पास चले जाएंगे, मतलब अंदर वाला डी खाली हो गया 3d वाला, दैट इज ये D2sp3 हो गया, है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक तो बचे हुए हैं, दैट मीन्स कि ये क्या हो गए, पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, अंडर रूट 1 इंटू 1 + 2, √3 इज द मैग्नेटिक मोमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा
कि किस तरीके से आप मैग्नेटिक मोमेंट को निकालते हो, हाइब्रिडेशन को निकालते हो, वीबीटी को निकालते हो। वीबीटी क्या होता है? आई होप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपको पूरा समझ में आ गया होगा। 4 भी आसान होता है, डिस्कस करेंगे, बट 6 से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं। आई होप 6 वाला एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने 2 केस लिए, एक स्ट्रॉन्ग कर लिया, एक वीक कर लिया, और दोनों को आपको एक्सप्लेन करना चाहा। ठीक है दोस्तों? तो ये चीजें याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।